मैं वहीं पर रुक गया क्योंकि उसने उसके वहाँ पे वो चाकू मार दिया था उसके। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, इतना खून, बेहद खून उसका निकल चुका था। सख्ती पुलिस को भी करनी पड़ेगी, हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम रात में निकल रहे हैं, एक अकेला निकलना तो बहुत भारी काम हो जाएगा। वो पीछे काला बैग डाले हुए था और मास्क लगाए हुए था और काली कैप लगाए हुए था। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ पर उस लड़के ने चाकू मारा है किसी को, वो जामिया नगर थाने से 100 मीटर दूर है और ओखला विहार का मेट्रो का जो थाना है उससे भी सिर्फ 100 मीटर दूर है। दोस्तों, मैं अभी अलशिफा हॉस्पिटल के पास हूँ और अफसोस की बात यह है कि इन दिनों जो आजकल आप सुन रहे हैं कि ओखला में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसी क्राइम की एक खबर के लिए आपके सामने आया हूँ। अभी अलशिफा हॉस्पिटल के पास, जब आप अलशिफा हॉस्पिटल की तरफ रहेंगे, राइट साइड में जब जाएंगे आप, तो नाले के साथ साथ एक रास्ता ओखला हेड की तरफ जाता है और नाले के साथ वही रास्ता लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे आप तो जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर होता हुआ कोठी की तरफ चला जाता है। वो वहीं पे मरकज़ी मकतबा इस्लामी का एक गेट है जहाँ पे रात में अंधेरा रहता है। सब लोग जब आप आएंगे, जो लोग यहाँ लोकल रहते हैं उनको मालूम होगा वहाँ पे अंधेरा बहुत रहता है। आज वहाँ पे एक साहब 1-2 घंटा पहले गुजर रहे थे, वहीं पे एक बंदा आया, उसने उनके साथ बदतमीज़ी की, स्नैचिंग की कोशिश की, मारपीट की कोशिश की। फिर उन्होंने वहाँ से उसको भगाया, बहुत दूर तक ले गया। जब एक साहब ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो नतीजा ये निकला कि उस पर उसने चाकू से हमला कर दिया। उस लड़के को पकड़ने की जिस साहब ने कोशिश की वो अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट वहाँ पे हुआ क्या था। मैं असल में आ रहा था इधर हरी कोठी की तरफ से, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो, ये चोरी करके भाग रहा है। मैं पहले तो ये समझा, मैंने कहा आपस में 2 दोस्त हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब वो थोड़ा आगे तक भागा तो मुझे भी एहसास हुआ, और भी 1-2 लोग आए पीछे से, तो पीछे से मेरे कानों में आवाज़ आई कि ये मौलाना का मोबाइल लेके भाग रहा है। तो मैंने भी उसको पकड़ने की कोशिश करी और भी पीछे से मेरे 2-3 लड़के आए। मेरे साथ में मेरा छोटा बेटा था, बच्चा, वो आइसक्रीम लेकर आ रहा था साथ में। तो हम जब आगे की तरफ भागे तो पक्का श्योर हो गया कि वो पीछे से किसी का मोबाइल लेके भाग के आ रहा था। तो मैंने भी उसको पकड़ने की कोशिश करी। तो ये जो शाहिद भाई गाड़ी वॉशिंग वाले हैं, इनके सर्विस रोड पे पहले भागा वो, फिर कभी इस रोड पे आ जाता था, कभी सर्विस रोड पे आ जाता था। वो दोनों तरफ जहाँ भी पुलिया देखता था वहीं से वो रास्ता आप लोग पीछा कर रहे थे? मैं पीछा कर रहा था उसका। फिर वो आगे जाने के बाद जो ये ATM जहाँ लगे हुए हैं, इस गली में वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं पर रुक गया क्योंकि उसने उसके वहाँ पे वो चाकू मार दिया था उसके लड़के के, बहुत ब्लड बहा। चाकू कहाँ पे मारा? चाकू मारा ये शाहिद भाई की दुकान के। किसको मारा? मतलब उसको मारा जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके चाकू मारा उसने और उसके बहुत ब्लड वहाँ पे। तो चाकू के बाद क्या आप लोग डर गए या वो अंधेरे में कहीं भाग गए? नहीं, मैं सिर्फ इस वजह से रुक गया, मेरा बच्चा साथ में था, वो रोने लगा, छोटा बच्चा था। तो बाकी लोग जो है वो क्या डर के रुके या फिर अंधेरे की वजह से रुके? नहीं, थोड़े से उनको रास्ता भी उनको कंफ्यूज हो गया कि किधर भागा वो, और वो थोड़ा सा उस बच्चे को भी देख के घबरा गया जिसके चाकू लगा था, इसलिए वो रुक गए। उसका खून बहुत बह चुका था बच्चे का। देखिए दोस्तों, इसमें जो एक पहलू ये है कि एक आदमी ने किसी से, हो सकता है वो पैसे छीनने की कोशिश किया हो। एक मौलाना थे, वहाँ से गुजर रहे थे, पैसे नहीं दिए हो तो हाथ कुछ बहस हुई उनसे। मौलाना ने भी उन पर डांट फटकार लगाई एक तरह से, और उसके बाद वो उनको डांटने लगा तो उन्होंने उसको ईंटा फेंकने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। इस चक्कर में वो भागा तो मौलाना भी उसके पीछे भागे कि तुमने मुझे गाली क्यों दिया, मुझे धमकाया क्यों। चाकू उसने उन मौलाना के सामने ही निकाल लिया था लेकिन मारा नहीं था। मौलाना दूर तक लाए, फिर ये हंगामा शुरू हुआ बीच में कि उसने शायद उसका मोबाइल छीन लिया है। ये साहब भी उनके साथ साथ गए। फिर एक जगह ऐसी हुई कि जब एक साहब ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की तो उसने उनको चाकू ही मार दिया उस आदमी को। फैद भाई, मुझे ये बताइए, आप कल ही आप लोगों ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई, बहुत कामयाब मुहिम थी वो। यहाँ पे जहाँ पे वाक़या हुआ है, कितने अफसोस की बात है, इतने सालों बाद भी जमात इस्लामी जैसा मेन हेडक्वार्टर है यहाँ पे इदारा, और वहाँ पे यहाँ के नेता अंधेरा किए हुए, लाइट नहीं लगी हुई है। सर देखिए, हम लोगों ने कंप्लेंट को कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं। हम नीचे लेवल पे नेताओं से भी हमने कंप्लेंट करी है, हमने JE साहब से भी कंप्लेंट करी है, हमने एक्सियन साहब से भी कंप्लेंट करी है। हम कंप्लेंट कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। उसमें उन्होंने हमें बताया भी है कि हफ्ता भर लगेगा, क्योंकि अभी नया टेंडर जो हुआ है लाइटों का, उसमें आने में टाइम लगेगा। लाइटें चेंज करने का उन्होंने वादा करा है। हमारे पास लिस्ट भी आ गई है, जो हमने लिस्टें भेजी है उन्हें। उससे अलावा जो नशे के ख़िलाफ़ कल की मुहिम थी, उसके बाद से हम लोग ख़ुद पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं। हमारी RW की टीम में हैं, कपिल भाई हैं, सिकंदर भाई हैं और बहुत सारे लोग। हम खुद रात में
निकलते हैं पेट्रोलिंग पे। पुलिस से भी हैं, धर्मपाल साहब हैं जो यहाँ के बीट ऑफिसर हैं, वो भी राउंड पर निकलते हैं। अभी पुलिस वालों से भी हमारी इस बारे में बात हो रही थी कि इसके लिए क्या करना है। अभी कैमरों का हमने बताया, जो जो लोकेशन है वहाँ से निकलने वाली है मॉर्निंग में, और अभी थोड़ी देर में हम पुलिस वालों के साथ मिलकर देखेंगे जिन जिन कैमरों से, जिन जिन रास्तों से निकलने की कोशिश की गई है। हम लोग खुद पेट्रोलिंग पे हैं, साथ साथ देख रहे हैं, पुलिस वालों के भी हमें सहयोग है इस टाइम। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाएं हम। फैद, ये बताइए आप, ये मामला अगर नशे का है सिंपल तो भी तशवीशनाक है, और अगर वो एक स्नेचर था तो भी इलाके के लिए चिंता की बात तो है ही। देखिए, सख्ती पुलिस को भी करनी पड़ेगी, हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम रात में निकल रहे हैं, एक अकेला निकलना तो बहुत भारी काम हो जाएगा। इस टाइम हम लोगों को या तो बीट वाले जो हैं, लाइटों का तो इंतजाम होना ही होना है। अभी जो निर्भया फंड वाले जो कैमरे लगने जा रहे हैं उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और जल्द से जल्द अगर वो कैमरे लग जाएंगे, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, उनसे भी काफ़ी कंट्रोल होगा, क्योंकि उसमें फेस आने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट के कैमरे हैं उसमें बहुत ब्लर आता है। और पुलिस वालों के लिए अब हम एक लेटर ज़रूर देंगे SHO साहब से, उनसे कहेंगे कि इस रोड पर, क्योंकि उखला विहार मेट्रो स्टेशन के सामने जो ई रिक्शा खड़े होते हैं वहाँ पे भी हाथ से ज़्यादातर शिकायतें आ रही हैं लोग बागों की कि जो ई रिक्शा वाले हैं उनको कोई ड्रग्स बेचता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ पर उस लड़के ने चाकू मारा है किसी को, वो जामिया नगर थाने से 100 मीटर दूर है, और ओखला विहार का मेट्रो का जो थाना है उससे भी सिर्फ 100 मीटर दूर है, और 2 थाने वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बावजूद वो चाकू मारने में किसी को कामयाब हो गया। अब ये बताइए, जब वो बच्चे को चाकू लगा हुआ था, आपने देखा था उसको, तो कितना ज़ख्मी था वो? ज़ख्मी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, इतना खून, बेहद खून उसका निकल चुका था, बहुत ज़्यादा। वो ऐसी हालत में था कि उसका चला भी नहीं जा रहा था, मतलब वो गिर गया था अपनी जगह से, और खूनम खान हुआ पड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने उसे उठाया और उठा करके यहाँ लेकर के आया। इसमें अलशिफा हॉस्पिटल वालों की भी गलती ये है कि इन्होंने उसको एकदम से एडमिट नहीं किया, उसको 10 से 15 मिनट तक बाहर ही रखा। इन्होंने इवन उसे फर्स्ट एड देने की बात ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो तो करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं। हमने बोला उनको कि आप पुलिस केस करो, पुलिस को बुलाओ, लेकिन आप इसको फर्स्ट एड दो सबसे पहले। लेकिन उन्होंने फर्स्ट एड देने के लिए भी 15 से 20 मिनट उसे लगा दिया, और इस 15-20 मिनट में उसका और ज़्यादा खून निकल गया, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है इस वक्त। अभी बच्चा कहाँ है वो? अभी उसको पुलिस जैसे बाद में आई, उसको ट्रॉमा सेंटर लेकर के गए। एम्बुलेंस उसके घर वालों ने खुद की है, इन्होंने भी नहीं करवाई है, वो ना इन्होंने अरेंज करवाई। वो लड़के गए वहाँ पे सुखदेव विहार से एम्बुलेंस लेकर के आए, और उसको लेकर के फिर खुद गए वहाँ पे। किसी भी पुलिस वाले ने यहाँ से साथ नहीं गए हैं, इन्फॉर्म करने के लिए बोल दिया वहाँ ट्रॉमा सेंटर में। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है इस बात को कि कोई भी एक्सीडेंटल केस किसी भी तरीके का, स्नैचिंग का ही हो, किसी की अगर कोई चोट है या खून बह रहा है, कुछ भी चोट लगी है, उसको एडमिट करो, उसको फर्स्ट एड दो, और जो भी इलाज है वो पुलिस के जरिए कराओ। क्या इशू है इसमें? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल को। ये हॉस्पिटल वालों को भी ये सोचना चाहिए इस बारे में। वो पीछे काला बैग डाले हुए था और मास्क लगाए हुए था और काली कैप लगाए हुए था। वो बैग या कैप वगैरह, मास्क वगैरह लगाया इसी वजह से होगा उसने, ताकि उसकी तस्दीक ना हो, पहचान ना हो सके, क्योंकि ज़रूरी ऐसा लग रहा है देखने से कि वो लोकल ही है। जिस तरीके से वो गलियों से वाकिफ़ है ना, वो 100% मैं कह सकता हूँ कि वो लोकल ही है। जिस तरीके से वो गलियों से भागा है ना, वो लोकल के अलावा कोई और हो नहीं सकता। अननोन होता, वो रोड से भागता, और उसके चेहरे छुपाने का रीज़न भी यही है कि वो नोन ही था, 100% नोन था। वो या तो कोई स्मोकर है या स्नैचर है, जो भी है, लेकिन है दोनों कामों में इन्वॉल्व। वो नशेड़ी भी है, वो नशेड़ी के साथ साथ स्नैचिंग भी करता है। ये इस चीज़ का मैं दावा कर सकता हूँ। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है कि कल हमारी रैली बहुत कामयाब रैली रही, और पूरी आवाम ने हमारा साथ दिया, और हमने बहुत खुद भी पूरी RW टीम के हमारे जितने भी मेंबर हैं डेली इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी वारदात उसके बाद भी होती है तो ये बहुत बड़ा जो है एक अफसोसनाक वाक़या है। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या यह है कि भाई ने बताया कि हॉस्पिटल ने उसे लेट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल को ये चाहिए, कोई भी अगर आया है, कोई भी एक्सीडेंट केस है या किसी के साथ भी, सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। आप उसे 15 मिनट 20 मिनट उसके ब्लड बेरिया है उसे रोक कर चल रहे हो तो उसकी जाहिर बात है कि उसकी हालत सीरियस होगी। तो इसमें हॉस्पिटल को भी चाहिए, उसे भी हम कल अपनी टीम के साथ आएंगे, इनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है, क्यों लेट हुआ। क्योंकि अगर ऐसे लेट होगा तो किसी की भी ज़िंदगी से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारी पूरी टीम, हमारे प्रेसिडेंट आएंगे हमारे साथ, और बाकी जितने भी मेंबर हैं हम आएंगे, आके बात करेंगे इनसे कि हमारा सबसे पहला ये होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा है, किसी के चोट लगी हुई है, कोई घायल है, सबसे पहले हॉस्पिटल पुलिस को इन्फॉर्म तो वो करे, लेकिन सबसे पहले उसे फर्स्ट एड दे।